नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, आज विधानसभा सत्र का तीसरा दिन रहा। सदन में विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा। इस दौरान अखिलेश यादव ने चीनी मिल के मुद्दे को उठाया। इसके बाद गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने तीखा जवाब दिया। क्या कुछ हुआ, वार और पलटवार, सुनिए। मंत्री जी ने कुछ आंकड़े दिए, कुछ बताया कि पुरानी सरकार का यह फैसला था जिसकी वजह से 14 दिन में भुगतान के साथ साथ इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। हम तो सरकार में गए हुए 5 साल पहले हो गए और अब हो गए जाएंगे, हाँ लगभग 5.5 साल हो गए। माननीय मंत्री जी, आप तो शायद नए मंत्री बने होंगे, क्या आपकी भी सुनवाई ऊपर तक नहीं है? बुजुर्ग है, नहीं बुजुर्ग तो हैं उम्र से, लेकिन अनुभव होगा इनके पास। लेकिन मुझे ये लगता है अध्यक्ष महोदय, इनकी सुनवाई सरकार में नहीं है। अगर कोई फैसला ऐसा लिया गया था और किन परिस्थितियों में लिया गया था, उस समय मार्केट में चीनी का भाव नहीं था उतना। और माननीय मंत्री जी ये भी बताएं, देश के इतिहास में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार कभी बजट से अगर किसानों का भुगतान के लिए पैसा दिया गया था तो समाजवादी सरकार थी। जहां तक एरिया बढ़ाना, रिकवरी बढ़ाना, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था। सवाल ये नहीं है कि भुगतान कितना हुआ है, हर सरकार में भुगतान होता है, भुगतान होगा। सवाल यह कि बकाया कितना है। एक 5 साल सरकार को गए हुए हो गए। जो आपने उस समय ये ब्याज माफ की बात करी थी, वो आज भी, एक मिनट सुन, आज भी वो हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और हाई कोर्ट से बार बार हमको नोटिस दिया गया है। हम उसमें हमने कमेटी भी बनाई है उसको हल करने के लिए। 1 मिनट। दूसरे नंबर ये है कि मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। मैं भी नेताजी के नेतृत्व में मैंने भी काम किया है, लेकिन मैं इतना अनुरोध करना चाहता हूं आपसे कि आपके मायावती जी के जमाने में 19 मिलें बंद होके बिकी और आपके जमाने में 11 मिलें बंद हुई। 11 नहीं अध्यक्ष महोदय, 11 मिल नाम बता। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जो चीनी मिलें समाजवादी सरकार में बिकी हैं उनके नाम पढ़ दें। ये जो मैंने मिलें बताई अध्यक्ष जी, हमने नई बनाई हैं। ये जो हमने बताई आपको, ये नई मिलें बनाई हमने। गागल हेड़ी, मझावली, बुलंदशहर, पिपराइच, मुनेरवा, हमने 5 मिल नई बनाई। और आपने जो 11 मिल बंद की हैं उनके नाम बता रहा हूँ। पडरौना, टोडरपुर, सहारनपुर, अमरोहा, भदोही, सरदारनगर, खलीलाबाद, रसड़ा, बस्ती, गोपीगंज से आपने 11 मिल बंद की। 11 और 19 मिल मायावती ने बेची और बंद की। तो वहीं यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सपा सदस्यों ने जमकर हंगामा काटा है। इस दौरान प्रतिपक्ष नेता अखिलेश यादव ने आजम खान पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी आजम खान का उत्पीड़न कर रही है। अखिलेश ने कहा कि आजम खान को और प्रताड़ित न करें, उन्हें काफी सजा मिल चुकी है। उन पर बदले की भावना से फर्जी मुकदमे दर्ज करना बंद करें। सदन चिकित्सा, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य बहुत अच्छा अपना जो कुछ जानकारी थी वो देके गए हैं। हो सकता है उस समय माननीय मंत्री जी के छापा मारने गए हों, सदन में उन्हें बोलने का नहीं मौका मिला। हालांकि जो मंत्री जी कहना चाहते हैं, कम से कम सदन में ये बताएं कि व्यवस्था क्या है, वो बताने के लिए खड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, जब कल मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं, सब जानकारी दे चुके हैं, ये क्या बात है जो सरकार में तालमेल नहीं है मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम में? ये तालमेल क्या नहीं है? और फिर माननीय सदस्य अगर लखनऊ के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला छापा और सबसे ज्यादा छापा अगर कहीं मारे गए हैं डिप्टी सीएम के माध्यम से तो वो लखनऊ शहर में, राजधानी में। वहीं विधानसभा सत्र में अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही ज्यादा खराब है। डिप्टी सीएम ने खुद एक हॉस्पिटल में कहा था कि मैं हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सेवाओं की निंदा करता हूं। जब डिप्टी सीएम ही ये खुद कह रहे हैं तो अब कुछ कहने को बचा ही नहीं है, जिसके बाद अखिलेश यादव ने वॉकआउट तक कर दिया। जिनकी सरकार 5 साल कार्यकाल किया हो, माननीय
मंत्री जब गए अस्पतालों में, वही तो बता रहे हैं, खुद स्वीकार किया कि वो व्यवस्था को देख करके शर्मिंदा है। जो डिप्टी सीएम स्वास्थ्य सेवाओं को देख करके कहे मैं शर्मिंदा हूं, उनका वक्तव्य क्या हम लोग सुनेंगे? इस हाउस से अपोजिशन वॉकआउट कर। मैं जानता हूं 2016-17 में नेता विरोधी दल ने जो आरोप लगाए, उस बारे में एक एक बिंदुवार में आरोपों का खंडन करूंगा और तथ्य रूप से कहूंगा, और पूरा सदन और पूरा प्रदेश इस बात को समझे कि किस ढंग से नेता विरोधी दल ने प्रदेश को, जनता को गुमराह किया है। आंकड़े गवाह हैं, मैं कोई कागज अपने घर से लेकर नहीं आई, सरकारी पत्रावलियों में उपलब्ध है कि 2016 में जब ये गए तो उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य विभाग का बजट था 14,811 करोड़ रुपए। जब आदरणीय योगी जी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो हमारा बजट आज है 19,165 करोड़ रुपया। और ये मैं घर से आंकड़े लेकर नहीं आ रहा, ये सदन ने पास किया है। और नेता विरोधी दल ने जो कहा है, मैं कह सकता हूं, जिस भाषा शैली का इस्तेमाल किया है वो सड़क छाप से भी बदतर भाषा है। इसकी पूरी चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार में बजट था 1,914 करोड़ रुपए। तो वहीं सत्र का तीसरा दिन भी जैसा कि आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हंगामेदार रहा। कभी आरएलडी तो कभी सपा ने सदन से वॉकआउट किया। गौर करने वाली बात यह भी रही कि सपा और आरएलडी का गठबंधन है, लेकिन बावजूद इसके सदन में सपा और आरएलडी के बीच में एकजुटता नजर नहीं आती। सपा स्वास्थ्य को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर रही तो आरएलडी किसानों के मुद्दे को उठाती नजर आई। इन सभी मुद्दों से जुड़े सवालों को लेकर आरएलडी के विधान मंडल दल के मुख्य सचेतक और छपरौली से विधायक अजय कुमार ने जनता टीवी से खास बातचीत भी की है। क्या कुछ कहा सुने। विधानसभा सत्र का तीसरा दिन था, लेकिन जिस चीज की उम्मीद जताई जा रही थी, आज फिर जो तीसरा दिन है वो हंगामे से ही बीता हुआ है। लगातार भाजपा और सपा में नोकझोंक जारी है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ आरएलडी के मुख्य सचेतक हैं, जो कि विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक हैं, नेता हैं अजय कुमार, जो कि छपरौली से विधायक है। इनसे ही बातचीत करेंगे। अजय जी, आज आप लोग ने भी वॉकआउट कर दिया, क्या वजह रही? देखिए, किसानों के बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, चाहे वो गन्ने का भुगतान हो, चाहे बिजली की समस्या है। बिजली में इन्होंने वादा किया था कि हम फ्री चुनाव में फ्री बिजली देंगे, लेकिन मेरा आज यही सवाल था कि आप बिजली कब मुहैया कराओगे, फ्री बिजली किसानों को। लेकिन मंत्री जी इधर तिधर के बयानबाजी, आंकड़ेबाजी करते रहे, लेकिन उन्होंने ये निश्चित तौर पे नहीं बता पाए कि कब इस बिजली कब फ्री दी जाएगी। अजय जी, सवाल ये भी है, आप किसान के मुद्दे को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश भाजपा पे, सत्ता पक्ष पे हमलावर हैं, वहीं पे समाजवादी पार्टी से, जिस पार्टी से आपका गठबंधन है, वो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हमलावर है। क्या माना जाए कि जो सपा है और आरएलडी है, उन दोनों का जो विधानसभा के अंदर की कार्रवाई में रास्ते अलग हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। हम एक हैं और एक ही रहेंगे। बेरोजगारी हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे बेरोजगारी हो, अन्य मसले हो, किसानों के बदहाली हो, सारे मसलों पे हम एक हैं। लेकिन कैसे एक माना जाए? आप वॉकआउट अगर आरएलडी के विधायक करते हैं तो सपा बैठी रहती है, सपा अगर वॉकआउट करती है तो आरएलडी बैठा रहता है। ये तो पहले फ्लोर कोऑर्डिनेशन में कोई थोड़ी बहुत कमी रहती होगी, ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज को आप बहुत नपे तुले शब्दों में इसको नाप रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि पैदल मार्च 110 विधायक करते हैं, उसमें से जो आरएलडी के विधायक हैं उसमें से नदारद रहते हैं, वो विधानसभा में आके चौधरी चरण सिंह के प्रतिमा के समक्ष बैठ के धरना प्रदर्शन करते हैं। क्या नहीं माना जाए कि रास्ते अलग हैं? वो नहीं, रास्ते एक ही है। फर्क ये है कि कौन किस रास्ते से आ रहा है, वही अंतर है, और नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं। आप सुन रहे थे अजय कुमार जी का। अजय कुमार का साफ तौर पे कहना है कि देखिए, प्रश्नकाल के वक्त हमने वॉकआउट किया था, लेकिन फिर उसके बाद सुलह होने के बाद फिर हम जाकर वहां पे बैठे थे विधान भवन में। जहां तक ये चर्चा राजधानी के गलियारों में है कि सपा और आरएलडी का गठबंधन का रास्ता अलग है, तो ये 1% भी सच्चाई नहीं है। हम दोनों साथ हैं और साथ ही आवाज उठा रहे हैं, चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, या फिर अन्य मुद्दे हैं। दोनों की मानसिकता एक है, दोनों की विचारधाराएं एक है, भले ही आवाज थोड़ी अलग हो जाए। कैमरा रियाज के साथ मैं जय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। देश के मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने आज आखिरी सांस ली है। दिल्ली के एम्स में कॉमेडियन किंग का कई दिनों से इलाज चल रहा था, भर्ती थे वो। बीते दिनों राजू का स्वास्थ्य
सुधार की खबरें भी सामने आई थी, जिससे उनके फैंस ने राहत की सांस जरूर ली थी। लेकिन आज राजू की मौत की खबर मिलने के बाद फिल्म से लेकर राजनीतिक गलियारे तक फैंस के बीच में शोक की लहर दौड़ गई है। राजू श्रीवास्तव यूपी के कानपुर से ताल्लुक रखते थे, लिहाजा उनके निधन का गहरा असर बॉलीवुड के साथ साथ यूपी में ज्यादा देखने को मिला। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ से लेकर के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह और सपा प्रमुख अखिलेश यादव तक ने शोक की संवेदनाएं व्यक्त की हैं। मुख्यमंत्री योगी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि राजू श्रीवास्तव ने हास्य कला को अपनी प्रतिभा और मेहनत से कई ऊंचाइयां दी हैं। उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के माध्यम से प्रदेश की परंपरागत कला की विधाओं के उत्थान में उनका सराहनीय योगदान रहा। वे एक अच्छे कलाकार थे। जीवन पर्यंत अपनी पीड़ा को दबाते हुए बिना किसी भेदभाव के सबका मनोरंजन करते रहे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें सद्गति प्रदान करे, यही प्रार्थना करता हूं। तो वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी से मुलाकात के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस मुलाकात को लेकर ओपी राजभर ने कहा कि कल सीएम योगी से मिलकर मैंने राजभर जाति को एसटी का दर्जा दिलाने की बात कही। ओपी राजभर ने यह भी दावा किया है कि उनकी मांग से सीएम सहमत हैं। उन्होंने आगे बीजेपी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम और सीएम पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने त्रिशंकु बनाकर रखा था। राजभर ने बताते हुए कहा कि उन्होंने सीएम योगी से मांग की है कि गरीबों के मकान ना गिराए जाएं और माफियाओं की आड़ में गरीबों का मकान ना टूटे। सुभाषपा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि 26 सितंबर से सावधान यात्रा निकाली जाएगी। बसपा ने प्रस्ताव 17 जातियों को एससी में शामिल करने का भेज दिया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के सहयोग से कांग्रेस की सरकार थी। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी प्रस्ताव बनाया, भेजा, लेकिन ये सारे प्रस्ताव खारिज हो गए। हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो फिर हम लोग कोर्ट का सहारा लिए। हमारे साथियों ने जब कोर्ट से आदेश हुआ तो फिर इस मामले को लेकर 2 बार मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी और साक्ष्य इसके विषय में ले आओ, तब हम देखें। फिर दोबारा जब रिमाइंडर हम लोगों ने कोर्ट को दिलवाया तो कोर्ट से जब आदेश हुआ कि 1 महीने के अंदर इसको कर दिया जाए, तब फिर इस बात को लेकर के मैंने फाइल मंगाई, क्योंकि इसको नकल लेने में थोड़ा टाइम लगता है, बड़ी लंबी प्रोसीजर वहाँ होता है। तो नकल जब मिल गई तो फिर कल मैंने टाइम लेकर के माननीय मुख्यमंत्री से मिला। हाई कोर्ट के आदेश को लेकर के मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला हूँ। जो आदेश है इसका पालन कराने के लिए हमारी लड़ाई वंचित पिछड़ी। तो वहीं पिछड़ी जाति के आरक्षण मामले को लेकर सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने सीएम योगी से मुलाकात की और इस पर महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने निशाना साधा। केशव देव मौर्य का कहना कि सही कदम नहीं उठाए गए, जिसके चलते 17 पिछड़ी जातियां एससी कैटेगरी में शामिल नहीं हो पाई हैं। उन्होंने शक जताते हुए कहा कि बीजेपी इन 17 पिछड़ी जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करेगी भी या नहीं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी चाहे तो ये काम आसानी से हो सकता है। तो दूसरी तरफ बसपा प्रमुख मायावती ने बीजेपी और सपा दोनों को ट्वीट करते हुए निशाने पर लिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि बीजेपी घोर जातिवादी, सांप्रदायिक और जनहित विरोधी पार्टी है। सपा पर हमला करते हुए लिखा कि यूपी की सेकुलर शक्तियों ने सपा को वोट देकर प्रमुख विपक्षी पार्टी तो बनाया, पर वो बीजेपी के सामने हर कदम पर विफल साबित हो रही है। मायावती ने आगे लिखा कि यही कारण है कि बीजेपी सरकार को यूपी की करोड़ों जनता के हित और कल्याण के खिलाफ पूरी तरीके से निरंकुश, जन विरोधी सोच और कार्यशैली के साथ काम करने की छूट मिली हुई है। तो वहीं रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी में पुलिस ने बुधवार को तीसरी बड़ी कार्रवाई अमल में लाई। पुलिस ने यूनिवर्सिटी की मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग से मदरसा आलिया की चोरी की हुई अलमारियां बरामद की हैं। आरोपी सलीम और अनवर की
से जो रिमांड पर लेकर के पूछताछ की जा रही है, उसके निशानदेही पर यूनिवर्सिटी की मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग की दीवार तोड़कर अलमारियां निकाली गई हैं। सोमवार को प्रशासन ने नगरपालिका ने खरीदी गई सड़क सफाई की ऑटोमेटिक मशीन खुदाई करके बरामद करी थी, तो वहीं मंगलवार को प्रशासन ने मदरसा आलिया के कई हजारों किताबें बरामद की थी और आज अलमारियां निकली हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुरेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, संवाददाता हैं रामपुर से। सुरेश, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से अभी, और क्या कुछ पूछताछ चल रही है और आगामी कार्रवाई क्या कुछ अमल में लाई जाएगी? जी पूजा जी, मैं बता दूं आपको, इस समय मैं जौहर यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो पुलिस का पूरा फोर्स आ चुकी है और अगली कार्रवाई के लिए यहाँ पर तैयारी चल रही है, क्योंकि अभी जो एक आरोपी है उसको यहाँ पर लेके आए हैं और उससे पूछताछ करेंगे। उसके बाद जो अंदर है, मैं बता दूं आपको, पीछे जो ये बिल्डिंग दिख रही है इसमें एक बड़ी कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर जिस तरीके से पुलिस यहाँ मौजूद है और वो अंदर को आरोपी को लेके गए हैं, उससे पूछताछ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि क्या क्या निकला है और क्या छानबीन कर रहे हैं, किस तरीके की और प्रतिक्रिया निकल। क्योंकि मैं बता दूं आपको, जो पहले दिन कार्रवाई की थी तो यहाँ पर जो है कैंपस में खुदाई की गई थी, तो वहां पर मशीनें निकली थी। उसके बाद दूसरी बड़ी कार्रवाई की थी तो यहाँ पर जो किताबें थी आलियागंज की मदरसे की, वो यहाँ से निकली थी। पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई, तीसरी बड़ी कार्रवाई जो की थी उस पर उन्होंने यहाँ पर जो थे, जो नगर पालिका के चेयरमैन थे, वहाँ उनके 2 कर्मचारी जो दस्तावेज जला रहे थे, सरकारी दस्तावेज थे, जिसको जलाते हुए पकड़ा था। पुलिस की ये तीसरी बड़ी कार्रवाई थी। जी बहुत शुक्रिया सुरेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो सुरेश ने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में क्या कुछ चल रहा है वो भी समझिए। रुद्रपुर में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने शहर के विधायक शिव अरोड़ा पर सवाल खड़े कर दिए। ठुकराल ने कहा कि बात निर्माणाधीन कॉलेज से सरिया चोरी की हो, कॉलोनी में पार्कों की बंदरबाट की हो या फिर टेम्पो चालकों की खुली वसूली की, सभी में स्थानीय विधायक शिव अरोड़ा और उनके कारोबारियों की संलिप्तता साफ नजर आती है। पुलिस प्रशासन सीधे तौर पर इनसे मिला हुआ है। सांसद जो भारत सरकार के मंत्री हैं बीजेपी, या विधायक बीजेपी, या मेयर बीजेपी, सबसे अधिक पार्षद बीजेपी, या ब्लॉक प्रमुख बीजेपी, जिला मुख्यालय में सब कुछ भाजपा है। तो इनकी जब सरकार है, दोनों सरकारें इनकी हैं, सीवर लाइन के लिए फंडिंग क्यों नहीं करते? सीवर लाइन का प्रोजेक्ट बनना चाहिए और रुद्रपुर में जब तक सीवर लाइन नहीं होगी, पानी की निकासी नहीं होगी। आज क्या होता है, जब मैं 5 साल चेयरमैन रहा तो तली झाड़ अभियान होता था सफाई का, आज कुछ नहीं होता। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पहली बार रामनगर पहुंचे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने नगर में क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट की अगुवाई में रैली निकाली, तो वहीं ढोल नगाड़ों के साथ अपने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करते भी नजर आए। रामनगर में 28 से 30 अगस्त तक होने जा रहे चिंतन शिविर को लेकर महेंद्र भट्ट ने कहा कि ये शिविर भाजपा का शिविर नहीं है, ये सरकार का शिविर है। उसमें सरकार के सेक्रेटरी आएंगे और 5 साल का रोड मैप तैयार होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के जन्मदिवस से लेकर और 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक हम लोग सेवा पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं और समाज के अंदर सामाजिक सेवा का भाव जागृत हो, ये इसका उद्देश्य है। और मैंने तय किया है कि 17 तारीख से हम लोग, मैं सभी जगह ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहा हूँ जहाँ स्वच्छता का विषय है, पर्यावरण संबंधी वृक्षारोपण का विषय है, कृत्रिम का वितरण हमारा कार्यक्रम चलेगा, स्वास्थ्य परीक्षण का कार्यक्रम चलेंगे और विभिन्न आयामों के कार्यक्रम शुरू हमने लिए हैं। उसी उद्देश्य के साथ आज हम रामनगर पहुंचे हैं। यहाँ भी 2 स्थानों वृक्षारोपण हुआ है और अभी मैं सब कार्यक्रम आह्वान करूंगा कि जिन्हें स्वास्थ्य परीक्षण हो, सब ऐसे बुजुर्ग लोग जो आशा है स्वास्थ्य केंद्र पहुंच नहीं पाते हैं, उनको वहां तक पहुंचाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 6 महीने का कार्यकाल पूरा हो चुका है। सरकार की तरफ से विधानसभा चुनावों से पहले दृष्टिपत्र जारी किया गया था। इसके साथ ही सरकार दृष्टिपत्र में लिखे गए कार्यों को लेकर तेजी से काम भी कर रही है। प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने साफ तौर पर कहा कि चुनाव से पहले जनता से किए वादों पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव से आने पहले सामान्य नागरिक संहिता की बात की थी, जिसकी कमेटी बन चुकी है और तेजी से काम इसी दिशा में हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा इन लगभग 6 महीनों में एक के बाद एक महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं और हमने चुनाव से पूर्व अपने दृष्टिपत्र में जनता से जो वादे किए थे
मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता की बात की थी, उस पर कमेटी बन चुकी है और बहुत तेजी से काम कर रही है। इसी प्रकार से हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात की थी, तो इस दृष्टि में हम देख रहे हैं कि तो इस बीच आपको बड़ी और अहम जानकारी देंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तराखंड से, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको देंगे। बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के साथ बैठक की है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। किसाऊ परियोजना को लेकर के ये बैठक हुई है। हरियाणा हिमाचल के सीएम भी इस बैठक में शरीक हुए हैं। हिमाचल उत्तराखंड का जॉइंट प्रोजेक्ट है किसाऊ परियोजना, 35 साल से लंबित है ये परियोजना, जिसकी आज बैठक हुई है, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के साथ में हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड तीनों के ही सीएम मौजूद थे। हम लोगों की ये बैठक पहले से ही प्रस्तावित थी। आज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी की अध्यक्षता में आज हिमाचल, उत्तराखंड और हरियाणा के तीनों मुख्यमंत्रियों ने, हम लोगों ने भाग लिया था उसमें और अपने अपने राज्य से संबंधित सभी मुद्दे थे कि जल्दी से एक राष्ट्रीय महत्व की बहुत बड़ी परियोजना है किसाऊ डैम, जिससे कि जहां उत्तराखंड और हिमाचल दोनों के मध्य में बनने वाला है और दोनों ही जगह पर बनने वाला है। दोनों वक्त यहाँ छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपनों और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।